द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होगी ना, shall develop necessary system design and formality in its system, maintain adequate technological platform for operationalizing the unified pension scheme and to and within the timeline laid down by the authority. ठीक है. Five, the obligations of the management of the CRA, ठीक है, compliance officer and principal officer appointed by the CRA arising under pension fund regulatory development authority, ठीक है, regulation shall ipso facto, ठीक है, एक्सटेंड टू एक्टिविटी अंडर द यूपीएस स्कीम एज प्रोवाइडेड अंडर दिस रेगुलेशन. अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होगा ना, एक डिज़ाइन तैयार करेगा, ठीक है, और इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसके फंक्शंस को देखने के लिए सिस्टम के, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को तैयार करेगा जो कि हेल्प, जो किसके रिगार्डिंग होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर होगा, जो एंड टू एंड तक होगा, किस एक उसी समय में करेगा जो अथॉरिटी उसको कहेगी इतने समय में करने के लिए, ठीक है. आगे फर्दर क्या है, इसके अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स होगी, अपॉइंटेड बाय द कुछ ऐसी मतलब पोस्ट होंगी जो कौन कौन सी है, कंप्लायंस ऑफिसर की जैसे प्रिंसिपल ऑफिसर्स की होगी, ठीक है, जो कि CRA द्वारा अपॉइंटेड होंगी, ठीक है, जो कि देखो जो इसके पहले ना जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी CRA रेगुलेशंस के अंडर भी इसको इस पोस्ट के बारे में बताया गया था, ठीक है. शेल इप्सो फैक्टो एक्सटेंड टू द एक्टिविटी. अब देखो इप्सो फैक्टो का मीनिंग क्या होता है, फैक्ट. अगर मैं कह दूं कि आप इस कंपनी के CEO हो, कोई भी ऐसे मान लो, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये फैक्ट हो गया कि आप CEO, आपके पास पावर्स है, सभी CEO की पावर है, आप उस कंपनी में क्या क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है, इसको कहते हैं इप्सो फैक्टो. अब इसे कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ, जो ये जो ये पोस्ट हैं, जहाँ इस पोस्ट पे जो भी लगे हुए हैं, उनके पास इस रेगुलेशंस को लेकर, ठीक है, पूरी पावर्स होंगी, ठीक है, इसको कहा जाएगा इप्सो फैक्टो. आगे है हमारा सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी शेल अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द पेफर्डा CRA, ठीक है, pertaining to the infrastructure requirement and such modification as required to undertake its activity under the national pension scheme. अब देखो CRA के पास उनको जो शेड्यूल 3 पेफर्डा एक्ट के CRA रेगुलेशंस 2015 के जो शेड्यूल 3 में प्रोविजन से बताए गए हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा. आगे है हमारा 20th रेगुलेशन, क्या कहता है, ध्यान से सुनना, पेंशन फंड के बारे में है. पेंशन फंड होता क्या है, ठीक है, द पेंशन फंड अंडरटेक्स द एक्टिविटी अंडर UPS shall comply with the terms and condition of the registration as provided under the पेफर्डा पेंशन फंड रेगुलेशन 2015, ठीक है. एक तरह से ये देखो पेंशन फंड ये है कि एक ये एक्टिविटी करेगा, ठीक है, इस UPS को टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है, जो एंड प्रोवाइड अंडर द, और जो भी ऐसी कंडीशंस हैं जो पेफर्डा पेंशन फंड रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग हो दी गई हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करेगा ये. आगे है हमारा द पेंशन फंड शेल इन्फॉर्म इट्स रोल्स, द पेंशन फंड शेल परफॉर्म इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस देखो जो ये पेफर्डा इस रेगुलेशंस में के चैप्टर 3 और 4 में बताया उसके पेंशन फंड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, वो भी परफॉर्म करेगा, ठीक है. अब देखो UPS आने से पहले ना, जो ये इसमें टर्म हमने देखा, आप देखेंगे अगर कभी आपको समय लगेगा तो आप देखोगे, तो इसमें NPS के बारे में बताया गया था. अब ये UPS तो आ गई है अब, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई है, तो इसमें ये आगे फर्दर ये कहा गया है एज इफ द रेफरेंस ऑफ द NPS इन सच रेगुलेशन शेल इंक्लूड. अब जहाँ जहाँ पे NPS का वर्ड यूज होगा वहाँ पे आप UPS भी इसको मान लेना, ठीक है. आगे है हमारा द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पेंशन फंड, ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर एंड की पर्सनल अराइजिंग अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी इसके अकॉर्डिंग शेल इफ्सो फैक्टो एक्सटेंड टू द एक्टिविटी दिस वैसे ही है, ठीक है. इसकी जो ऑब्लिगेशंस रहेंगी, इस पोस्ट की ऑब्लिगेशन रहेंगी वो जैसे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग थी वैसे ही होंगी, और जहाँ पे आप NPS का वर्ड देखोगे तो उसको आप UPS के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं. द पेंशन फंड शेल अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ, जो ये पेंशन फंड हो गए उनको इस प्रोविजन, इसमें जो प्रोविजन शेड्यूल 6 में जो प्रोविजन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा.
आगे है पेंशन फंड शेल अंडरटेक एक्टिविटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब यूपीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को उनको करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी होंगी? देखो, यूपीएस का मेन काम इसमें बताया गया है, द मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट स्कीम बुक ऑफ अकाउंट फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब देखो, ये क्या करेंगे, एक सेपरेट स्कीम एक मेंटेन करके रखेंगे। मीन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जो आपका सपोज करो, जो आपका पैसा है, ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पस कह दो, आप कुछ भी कह दो, उसका जो पैसा है ना, उसको ये अपने और खर्चों के अंदर नहीं लेकर आएंगे, उसको सेपरेट रखेंगे। ठीक है, मीन जो पेंशन फंड एंटिटीज होंगी ना, वो इस पैसे को सेपरेट रखेंगी। अपना कोई और टाइप का खर्चा होगा, उसको आपस में मतलब क्लब नहीं कर सकते वो। ठीक है, एंड बुक ऑफ अकाउंट, उनको बुक ऑफ अकाउंट्स यूपीएस का बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। आगे है एग्जीक्यूटिंग एश्योर्ड पे आउट फ्रॉम द पूल कॉर्पस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सीआरए। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो, सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इंस्ट्रक्शंस देती है पेंशन फंड को कि आप इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूल कॉर्पस में से एश्योर्ड पे आउट जो भी अमाउंट निर्धारित की गई होगी, उसको आप निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे दें, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे दें। ठीक है, पूल कॉर्पस में से निकाल के। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ द पूल कॉर्पस, इसमें लिक्विडिटी मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें ये होता है कि पैसा होना चाहिए, जब भी रिक्वायरमेंट के समय, जब भी टाइम आ गया डिस्बर्समेंट का, आपके पास पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए आपकी। मैनेजिंग द पूल कॉर्पस विद द पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो पूल कॉर्पस है, ठीक है, उसको मैनेज करना है पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ठीक है, मीन्स एक तरह से पोर्टफोलियो हो जाता है कि आपको एक प्री डिफाइन ऐसे ऐसे कि आप ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, उसको आपको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना होगा। एंड एनी अदर फंक्शंस एंड एक्टिविटी इंस्ट्रक्टेड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा, मीन्स पेफर्डा के द्वारा कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस या फंक्शंस की दी जाते हैं, तो उनको वो भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आगे है हमारा ट्रस्टी बैंक। ट्रस्टी बैंक की डेफिनेशन में क्या आता है? द ट्रस्टी बैंक अंडरटेक्स द एक्टिविटी अंडर द पीएफ यूपीएस शेल कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज। देखो, जो ये इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, पेफर्डा ट्रस्टी बैंक रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, इसको सभी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और और जिस इस देखो, इस रेगुलेशंस के आधार पे जो भी उसको मतलब रजिस्ट्रेशन के करते समय टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रस्टी बैंक शेल परफॉर्म इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दी गई हैं, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे एनपीएस का होगा, वर्ड आएगा, वहाँ पे आप यूपीएस को भी इंक्लूड कर लेना। ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्टी बैंक, ठीक है, उनका जो मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्टी बैंक की ऑब्लिगेशंस है, कंप्लायंस ऑफिसर, उनकी जैसे इसकी पोस्ट प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी बैंक राइजिंग अंडर द, इसके अकॉर्डिंग जो भी, देखो ये पता क्या होता है, जो रेगुलेशंस होती है ना, उस रेगुलेशंस में कुछ बताया जाता है कि आपको ये पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, उसके बाद उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होगी, एलिजिबिलिटी ये होगी। ठीक है, वैसे ही इसमें बताया गया है, उसमें जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, उसको आपको इसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। उस देखो, इफ्सो फैक्टो एक्सटेंड टू एक्टिविटी अंडर द, वैसे ही इसी जैसे ऊपर था वैसे ही आप यूपीएस के फॉर्म में मानेंगे। मीन्स उनके पास सभी वही सेम पावर्स होंगी। अगेन ट्रस्टी बैंक shall abide by its obligation pertaining to the infrastructure requirement of such modification as required to undertake the activity under the, उनको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को लेकर उनके पास मतलब उनको सभी अबाइड करना पड़ेगा सभी ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, विथ या उसके अकॉर्डिंगली अगर यूपीएस में कुछ ऐसी उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है हमारा कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़, कस्टोडियन ऑफ श्योरिटीज़। ठीक है, अब ये इसमें इस टर्म का मीनिंग क्या होगा? द कस्टोडियन ऑफ श्योरिटीज अंडरटेकन द एक्टिविटी अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शेल कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशन, को ये टर्म्स जो इस टर्म्स एंड इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इसमें बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको सारा। ठीक है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द, जो इसके जो ये पोस्ट है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द, जो कंप्लायंस ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, उनके जो इस रेगुलेशंस के आधार पे उनके उनके पास जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको माननी पड़ेंगी। ठीक है, मीन्स क्या है, अब देखो पता क्या होता है, अगर देखो
मेन इसको ये लिखने का मेन मोटिव पता क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको डिफाइन करना ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं ठीक रहेगा? क्योंकि ये पहले ही डिफाइन हो चुका। देखो जो भी रूल्स होते हैं ना, ये रेगुलेशंस होती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, देखो ऐसे नहीं होता कि जैसे एक बार उसको डिफाइन कर दिया गया किसी रूल्स रेगुलेशन या एक्ट में, दोबारा दोबारा उसको दोबारा करने की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो उसका रेलेवेंस नहीं रहता कोई भी। आप उस उस पॉइंट को रेफर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, अब देखो जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो बहुत बड़ी हैं, अगर आप इस एक्ट इस रेगुलेशंस को देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा है। अगर इसको देखो, इससे क्या होता है, अगर सेम देखो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम रहेंगी ना। अगर उसको वहाँ पे भी लिखी गई हैं, ये इस यहाँ पे भी अगर हम इसको यहाँ पे भी लिखते हैं तो क्या होगा, ये जो रेगुलेशंस है बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बल्कि हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रीड करना है तो आप पर्टिकुलर उस रेगुलेशंस में या उस एक्ट में या उस लॉ को जाकर रीड कर सकते हैं। ठीक है, मीन बल्कीनेस इसमें रिड्यूस हो जाती है, तभी ये रेफरेंस दिए गए हैं। आगे है हमारा द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी शैल अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल 5, जिस शेड्यूल 4 के जो भी प्रोविजंस हैं उनको अबाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और यूपीएस के कॉन्टेक्स्ट में। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जो पेंशन के जो पे आउट के रिगार्डिंग है, आपके आपकी मतलब सर्विस के में भी आपको ये यूज़फुल रहेगा। इसमें 23rd रेगुलेशन हमारी क्या कहती है, पार्शियल विड्रावल। ठीक है, विड्रॉल, जो कुछ विड्रॉल का प्रोविजन रहेगा, कुछ पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजन है, रखा गया है इसमें। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर shall be eligible to make partial withdrawal from the individual corpus, ठीक है, individual corpus under the unified pension scheme account after completion of lock-in period of 3 year, lock-in period of 3 year from the date of from the date of enrollment under the UPS or NPS, whichever is earlier। ठीक है, up to maximum of 3 times, up to maximum of 3 times in total, including the number of withdrawal, if any, made under NPS in terms of PEFADA, exit and management under पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 15 ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर अंडर यूपीएस। ठीक है, इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है, इसमें ये बताया गया है जो भी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसने अडॉप्ट कर ली है, उसके पास कुछ पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजन रहेगा। वो सिर्फ पार्शियल विड्रॉल किस में से ले सकता है, इंडिविजुअल कॉर्पस में। पूल कॉर्पस में से कोई भी पेमेंट नहीं ले सकता, सिर्फ इंडिविजुअल कॉर्पस में से लेगा। ठीक है, कब लेगा, कम से कम 3 साल उसको स्पेंड करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर यूपीएस की स्कीम में या एनपीएस की स्कीम में, उनको होने चाहिए। ठीक है, 3 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा पार्शियल विड्रॉल के लेने के लिए। वो जो 3 साल कब से शुरू होंगे, जब उसने या तो एनपीएस अडॉप्ट की है या फिर यूपीएस अडॉप्ट की है, जो भी पहले होगा। अब ये होगी मैक्सिमम एंटायर सर्विस में 3 टाइम्स आपको पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजन रहेगा। ठीक है, आगे है हमारा सच विड्रावल शैल नॉट मेड फॉर मोर देन 25%। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 25% से ज़्यादा नहीं विड्रॉल हो सकती ऑफ द ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। 25% ऑफ वट, किस चीज़ का 25% की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडिंग एक्रीशन देयर ऑन। ठीक है, अब देखो क्या है, जो इंडिविजुअल कॉर्पस में हमने बात की थी ना, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसमें डालता है और 10% सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है। ठीक है, और जो इसमें देखो जो टोटल अमाउंट होगी एक कॉर्पस बन जाएगा, जिसको हमने देखा था इंडिविजुअल कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बताया गया है कि जो आप पार्शियल विड्रॉल लेना चाहते हो तो आप इसका 25% मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या देखो, इसमें ये नहीं है कि जैसे टाइम बाय टाइम इसमें कुछ इंटरेस्ट आता गया, मींस आपका पैसा इंक्रीज होता गया, उस पर नहीं आप ले सकते, इंक्रीज अमाउंट पे नहीं ले सकते। सिर्फ आप जो आपने कंट्रीब्यूशन की है, जैसे आपने फर्स्ट जैसे टोटल आपने एक मंथ में आपकी कंट्रीब्यूशन रहती है चाहे 1000 रहती है सपोज करो। ठीक है, जैसे इसके अकॉर्डिंग 12 महीने में कितनी होगी, 12,000 होगी। ठीक है, मीन्स कोई भी ऐसा इसमें इंटरेस्ट की अगर इंक्लूड हो रहा है तो उस पे नहीं आप कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं आप ले सकते पार्शियल विड्रॉल। ठीक है,
आगे है हमारा, सच विड्रॉल रिक्वेस्ट शैल बी परमिटेड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। अब देखो, जो ये विड्रॉवल है कुछ आपको कुछ पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपको दी जाएगी। उसमें से क्या क्या हो सकती है, वो पर्पस क्या हो सकता है? फर्स्ट है हमारा, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अब आपके बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई खर्चा आता है तो उसके ये रीज़न दे के आप पार्शल विड्रॉल ले सकते हैं आफ्टर एलिजिबिलिटी। फॉर द मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन, आपके बच्चे की मैरिज के लिए। ठीक है, फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, घरेलू घर के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, और फ्लैट के लिए, फ्लैट इन हिज और हर ओन नेम और इन जॉइंट नेम और विद हिज और हर लीगली वेलिड स्पाउस। अब देखो, जो रेजिडेंशियल हाउस है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पे हो या फिर उसके जॉइंटली उसकी स्पाउस के साथ हो। ठीक है, इन केस सब्सक्राइबर ऑलरेडी ओन्स आइदर इंडिविजुअली और इन जॉइंट नेम अ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट अदर देन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नो विड्रॉल अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी परमिटेड। अब देखो, इसमें ये बताया गया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर उसकी वाइफ, उसके स्पाउस स्पाउस ठीक है, के नाम पे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मीन उसके नाम प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको मतलब ये पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको एंसेस्ट्रल दी गई है, ठीक है, एंसेस्ट्रली मीन्स आपको मतलब आपके पेरेंट्स के थ्रू दी गई है, ठीक है, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अदरवाइज ये आपको अदरवाइज कोई और आपके मतलब आपके नाम पे सीधा आपने परचेज करके कोई पहले ली हुई है, आपके नाम पे कुछ है, तो उस बेसिस पे आप पे कोई भी पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजन नहीं मिलेगा। आगे है हमारा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, कोई इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए, इफ द यूपीएस सब्सक्राइबर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या उसके स्पाउस, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग जो लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं इसमें, चिल्ड्रन की डेफिनेशन में, डिपेंडेंट पेरेंट्स को, सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, अगर वो इलनेस को सफर मतलब कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, विच रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उस बेसिस पे भी आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, टू मीट मेडिकल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द डिसेबिलिटी एंड इनकैपेसिटेटिंग सफर बाय द, कोई भी ऐसी आपको एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, उसके लिए आपको कुछ भी पैसे की जरूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो आप ले सकते हैं। टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस बाय द यूपीएस सब्सक्राइबर फॉर स्किल डेवलपमेंट को लेकर आपने कुछ भी आपके कुछ आप ठीक है, स्किल डेवलप मीन्स क्या है, आपको एजुकेशन टाइप की हो जाता है ये, रीस्किलिंग और एनी अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी भी टाइप की एक्टिविटी के लिए जिसमें आपका स्किल डेवलप हो, उसके लिए कोई एक्सपेंडिचर की जरूरत है तो आप पार्शियल विड्रॉल के जरिए ले सकते हैं। वेयर अ यूपीएस सब्सक्राइबर इज सफरिंग फ्रॉम एन, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी इलनेस से जूझ रहा है, द रिक्वेस्ट फॉर पार्शियल विड्रॉल मे बी सबमिटेड बाय एनी फैमिली मेंबर ऑफ सच सब्सक्राइबर एज रिकॉर्डेड एंड सर्टिफाइड बाय द नोडल ऑफिसर। ठीक है, अगर कोई यूपीएस सब्सक्राइबर है, पार्शियल विड्रॉल लेना चाहता है, वो अगर वो कोई से भी मतलब बीमारी से जूझ रहा है तो उसके बिहाफ पे उसके फैमिली मेंबर ये सब्सक्रिप्शन दे मतलब ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जिनको इस रिक्वेस्ट को नोडल ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाई करेंगे। आगे है हमारा लमसम विड्रॉवल के बारे में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना है इसको। यूपीएस सब्सक्राइबर, ठीक है, एलिजिबल टू रिसीव अश्योर्ड पे आउट शैल हैव एन ऑप्शन टू मेक विड्रॉल फॉर एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%। अब देखो, जैसे एनपीएस में था ना, एनपीएस में आपको विड्रॉवल का लमसम विड्रॉवल का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एनी टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय आप क्या था, आप मीन्स लमसम विड्रॉल ले सकते थे। ठीक है, अब इसमें भी सेम प्रोविजन डाला गया है। इसमें यह बताया गया है, जो भी यूपीएस के सब्सक्राइबर होंगे वो लमसम पेमेंट के विड्रॉवल ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम 60% ले सकते हैं ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस अवेलेबल इन द प्रान अंडर यूपीएस। ठीक है, किसका 60%? ओनली इंडिविजुअल कॉर्पस का ही 60% ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसे यूपीएस में क्या था, 2 टाइप के हमारे कॉर्पस थे, इंडिविजुअल कॉर्पस और पेंशन पूल कॉर्पस, सॉरी। ठीक है, आप जो 60% ले सकते हैं ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो आप इसका 60% ले सकते हैं।
लमसम विड्रॉल के रूप में, ठीक है। एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अंडर FR 56J as may be applicable subject to the proportionate reduction in the asset payout पेएबल टू सच सब्सक्राइबर। अब देखो इसमें ये बताया गया है कब से होगा ये, जब आपका रिटायरमेंट होगी तब से आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपने इसमें कुछ ऐसी पेमेंट ले ली, सपोज करो पार्शियल विड्रॉल ले ली, वो ऑब्वियस ही है, इसमें ये बताया गया है कि आपका जो अश्योर्ड पे आउट पे इसका इफेक्ट डलेगा, वो रिस्पेक्टिवली उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो जाएगी। आगे है हमारा प्रोवाइडेड दैट लमसम पेमेंट शैल बिकम पेएबल व्हेन द एश्योर्ड पे आउट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट। अब देखो इसमें ये बताया गया है, ये लमसम पेमेंट तभी दी जाएगी जब जब आपको पे आउट रिलीज होगा, ठीक है। मीन्स क्या है, जैसे कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है ना, हमने देखा था अगर कोई ऐसा 52 53 जो भी मतलब कंडीशन थी 25 ईयर्स की सर्विस के बाद कोई भी वी आर लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उस केस में आप एक आपको अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, तो वो मिलेगा कब से, जब एक्चुअली आप सुपर एन्युएटेड माने जाओगे, ठीक है। मीन्स 60 ईयर्स की उम्र के बाद, ठीक है। अब जो पे आउट हो गया एलिजिबल तो 60 के बाद हो गए ना, तो तभी ही आपको पार्शियल विड्रावल का प्रोविजन मिलेगा। आगे है हमारा एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर FR 56J as may be applicable, the cumulative value of unit in the individual corpus shall be informed to both the UPS subscriber and the pay and account officer by the CRA, ठीक है। इसमें ये बताया गया है एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट के समय जो भी आपका कम्युलेटिव वैल्यू होगी इंडिविजुअल कॉर्पस की, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी बताई जाएगी और पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भी बताई जाएगी, CRA के द्वारा बताई जाएगी, ठीक है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ये इंफॉर्मेशन बताएगी कि आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में कितनी वैल्यू है। इन केस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द यूनिट अंडर द इंडिविजुअल कॉर्पस अंडर द प्लान इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द यूनिट reflected under the default mode of the investment, such subscriber shall have a choice to replenish the shortfall or of any time at any point of time before or on superannuation, this type of superannuation, ठीक है, or any other retirement type as may be applicable to be eligible to receive the assured payout without proportionate reduction due to such shortfall. In case the UPS subscriber chooses to not replenish the shortfall, his or her assured payout shall be proportionately reduced as per the formula specified under resolution. अब इसमें ये बताया गया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय, ठीक है। अगर आपका मतलब आपको देख, इससे पहले हमने बात की थी आपकी वैल्यू के, जो आपकी वैल्यू होगी इंडिविजुअल कॉर्पस की, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखो जो ये वैल्यू है, अगर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो बेंचमार्क कॉर्पस है उससे अगर डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको एक सुविधा दी जाएगी कि आप जो डिफरेंस है आप अपनी ओर से इसमें डिपॉजिट करा करा सकते हैं। और डिपॉजिट करवा के आप इसके बेंचमार्क अपने इंडिविजुअल कॉर्पस को बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल ले सकते हैं, तभी आपको शॉर्ट पे आउट दी जाएगी ना। अगर आप जो डिफरेंस को आप अपनी ओर से भरपाई नहीं करते, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपका शॉर्ट पे आउट कम हो जाएगा। आगे है हमारा एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर पेंशन फंडामेंटल रूल्स एज मे बी एप्लीकेबल द सब्सक्राइबर शैल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। अब देखो इसमें ये बताया गया है, रिटायरमेंट के समय जो UPS सब्सक्राइबर होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा, वो ऑथराइज करेगा उसका पैसा जो इंडिविजुअल कॉर्पस में है उसको ट्रांसफर किस में किया जाएगा, उसकी ऑथराइजेशन से पूल कॉर्पस में किया जाएगा, ठीक है। Based on the verification of the subscriber detailed by the head of office, pay and account officer shall authorize the assured payout to the retiring employee and issue a unified pension scheme payout order in form C1 C2 of schedule 1 as the case may be, subject to the transfer of the individual corpus to the pool account, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, उस जो ऑथराइजेशन दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा रिटायरमेंट जो ऑथराइजेशन दी थी किसके रिगार्डिंग थी, वो इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा पूल कॉर्पस में डालने के लिए। अब देखो, अब जो ये बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर, जो हेड ऑफ ऑफिस जो भी डिटेल सब्सक्राइबर के भेजेंगे, ठीक है, उसके प्रॉपर वेरिफिकेशन हेड ऑफ ऑफिस करने के बाद, ठीक है,
पी एन अकाउंट ऑफिसर शैल ऑथराइज द एश्योर्ड पे आउट टू द रिटायरिंग, जो पता क्या है, देखो इसमें ये बताया गया है जो पे एन अकाउंट ऑफिसर है ना वो ऑथराइज कर देंगे जो एश्योर्ड पे आउट जो मिलेगी आगे जाकर, ठीक है, एंड इशू अ यूनिफाइड यूपीएस पे ऑर्डर। अब उसके बाद एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे ऑर्डर बनाया जाएगा जो कि C1 C2 में जो जिसका परफॉर्मा C1 C2 में इस रेगुलेशन के शेड्यूल 1 में दिया गया है। सब्जेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस टू द, उसमें किसके रिगार्डिंग होगा, वो इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा पूल कॉर्पस में डालने के रिगार्डिंग होगा। Pay an account officer shall also intimate the bank detail of the superannuated retired employee to the NPS trust थ्रू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है। अब जो ये जो पे एन अकाउंट ऑफिसर होगा वो, ठीक है, जो ये पे ऑर्डर निकालेंगे ना उसमें क्या कुछ होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला है, ठीक है, उसके बैंक डिटेल्स के बारे में होगा, ठीक है, और बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होंगी, आप हम आगे जाके देखेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी जाएगी, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट को दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, CRA के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। एंड एश्योर्ड पे आउट शेल बी ड्रॉन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मंथ से आपको एश्योर्ड पे आउट या पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। आगे है हमारा 25th रेगुलेशन, क्या कहता है, विड्रावल प्रोसेस। द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और एनी अदर इंटरमीडियरी और entity authorized by the authority for the said purpose shall be responsible for processing, authorizing, approving the withdrawal claim lodged by the subscriber in accordance with the provisions of this act, regulation, direction, guideline issued by the authority, ठीक है। अब विड्रॉल प्रोसेस कौन देगा, या तो ये दे सकता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट दे सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो ऑथराइज की गई है इस पर्पस को लेकर, ठीक है। ऑथराइजिंग एंड अप्रूविंग द विड्रॉल क्लेम लॉज बाय द सब्सक्राइबर। अब ये ऑथराइज करेंगे, किस तरह से पेमेंट दी जाएगी इसके बारे में है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट शैल फ्रेम एंड इशू सुटेबल ऑपरेशनल गाइडलाइन इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्रोसेस गाइडलाइन फॉर फैसिलिटेटिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट। अब देखो जो भी फ्रेमवर्क तैयार होगा वो कौन करेगा, विड्रॉल को लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा, इस रेगुलेशंस को देखते हुए करना पड़ेगा उसको, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। आगे है हमारा पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, चैप्टर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स के बारे में है, पेमेंट अंडर यूपीएस के अंडर पेमेंट के बारे में अब देखेंगे हम। द पेमेंट ऑफ द बेनिफिट्स टू द यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द, इसके अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी जनवरी में 2025 में, उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट एट सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर एफआर एज मे बी एप्लीकेबल, द सब्सक्राइबर शैल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू in the individual corpus to the pool corpus equivalent to the value unit of the benchmark corpus for authorization of assured payout. In case the value unit of the individual corpus is more than the value unit of the benchmark corpus, the surplus amount in the individual corpus shall be credited to the subscriber, ठीक है। In case the value unit of the individual corpus is less than the value unit of the benchmark corpus, the UPS subscriber shall have an option to arrange for the additional contribution to meet the shortfall। अब देखो इसमें जो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, उस अब दोबारा रिपीट की गई है बातें, ये मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। देखो रिटायरमेंट के समय जो आपका आपने हमने पहले पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑथराइज कर देगा कि उसका पैसा इंडिविजुअल कॉर्पस से निकाल के वो पूल कॉर्पस में डिपॉजिट कर दिया जाए, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू होगी ना, जो इसकी वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर वो बेंचमार्क मतलब कॉर्पस से अगर वो इक्वल हो जाती है तो ठीक, अगर ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, तो ये वाला एक्सेस अमाउंट है ना, तो वो एम्प्लॉय के को सीधा क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर शॉर्टफॉल हो जाता है तो उसको एक रिप्लेनिश करने का प्रोविज़न होगा कि वो अपनी ओर से पैसा इसमें डिपॉजिट करवा सकता है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। यूपीएस पे आउट ऑर्डर, जो ये यूपीएस का पे आउट ऑर्डर होगा उसमें क्या क्या आएगा, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। द बेनिफिट्स पेएबल टू द यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी रिकॉर्डेड by the respective nodal officer in the UPS pay order as prescribed in form C1 C2 में इस शेड्यूल इस रेगुलेशन के शेड्यूल 1 में एक 2 परफॉर्म में है, उसमें पूरा बताया गया है, वो भर के देना पड़ेगा नोडल ऑफिसर को, ठीक है। एज द केस में बी अंडर द शेड्यूल 1 एंड सबमिट टू द नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट
थ्रू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है। जो नोडल ऑफिसर होंगे ना, वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रिटायर होने वाला है, ठीक है, उस उसके रिस्पेक्ट में एक परफॉर्म जो ये C1 C2 फॉर्म दिया गया है वो प्रिपेयर करेंगे। वो प्रिपेयर करके CRA को देंगे, CRA फिर आगे फर्दर नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट को देगा। जो ये पे आउट ऑर्डर है ना, इसमें क्या क्या होगा, उसमें सब देखो, इसमें देखो आप, मैं पहले तो आप एक अपने अकॉर्डिंग एक सेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो ये पे आउट ऑर्डर होगा ना, अब देखो जो भी पेमेंट होगी इसके अकॉर्डिंगली होगी, तो इसमें सब सारे डिटेल्स होनी चाहिए ना, जैसे एम्प्लॉय की सर्विस, उसके कोई भी मतलब उसके स्पाउस के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, इन केस ऑफ एनी फैमिली पे आउट अगर हो जाता है, ठीक है, और बैंक डिटेल्स होंगी, ठीक है, वैसे वैसे आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब हम इसमें को डीपली देख लेते हैं। क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस एज डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, एक उसमें क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में जिक्र होगा। लमसम पेमेंट अमाउंट, लमसम पेमेंट अमाउंट के बारे में होगा, जो हमने पहले पढ़ा था, लमसम पेमेंट मिलती है जो किस 1/10 ऑफ द मंथली बेसिक पे प्लस, ठीक है, DA बेसिक पे प्लस DA का जो 1/10 है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, वो मिलता है, ठीक है। आगे है हमारा द विड्रॉल परसेंटेज ऑप्टेड बाय द यूपीएस सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ, है ना, उसने मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय या पे आउट के जब पे आउट मिलना शुरू होगा उस समय कितनी विड्रॉवल ली गई हैं, कितनी परसेंटेज उन्होंने विड्रॉल के रूप में मांगी है, उसका इसमें जिक्र होगा। द डिफरेंस ऑफ द कॉर्पस इन द इंडिविजुअल कॉर्पस अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज कम्पेयर टू द कॉर्पस अंडर डिफॉल्ट पैटर्न। अब देखो जो डिफरेंस हमने पहले बात की थी उसके डिफरेंस के बारे में भी इसमें जिक्र होगा, ठीक है। Assured payout payable to the UPS subscriber with bifurcation of a basic pay and applicable dearness relief। अब जो पे आउट ऑर्डर होगा ना, उसमें बेसिक पे और dearness relief को सेपरेट सेपरेट लिखा जाएगा। द डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट की डिटेल होगी, जिसमें लमसम अमाउंट और अश्योर्ड पे आउट जिसमें क्रेडिट होगी, ठीक है। डिटेल ऑफ लीगली वैलिड स्पाउस की पूरी इंफॉर्मेशन होगी इसमें। उसके KYC इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्सक्राइबर, KYC फॉर्म्स दिए जाएंगे, ठीक है, उसके और उसके लीगली वैलिड स्पाउस के, ठीक है, मीन्स पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे हम बात कर लेते हैं, ये KYC के पार्ट हो जाते हैं ये। सच अदर डिटेल एज मे बी डिटरमाइंड फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट, या इसके अलावा कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो पेमेंट को करने में हेल्प करेंगे। अपॉन रिसीट ऑफ द UPS पे आउट, देखो जो पे आउट ऑर्डर रिसीव होने के बाद नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट क्या करेगा, आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑथराइज पेमेंट ऑफ द लमसम पेमेंट विड्रावल ऑप्शन एट द पे आउट एंड सरप्लस इफ एनी एज कंटेन इन सच ऑर्डर फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस, ठीक है। देखो जो ये पे आउट ऑर्डर जो नोडल ऑफिसर ने भेजा था CRA के थ्रू NPST को, तो NPST क्या करेगा, इसको थॉरली वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ऑथराइज कर देगा। किस टाइप की ऑथराइजेशन दे देगा वो, या तो लमसम पेमेंट की, पार्शल विड्रॉल ऑप्शन की, ठीक है, या फिर पे आउट की, या कोई सरप्लस अमाउंट होती है उस इस टाइप की पेमेंट को ऑथराइज कर देगा, जो किस में से निकलेगी, इंडिविजुअल कॉर्पस में से निकलेगी। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट शैल वेरीफाई एंड मैच द डिटेल इन सिस्टम ऑफ एनी विड्रॉवल ऑफ सब्सक्राइबर फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटम ऑफ द श्योर पेयर आफ्टर मेकिंग ड्यू एडजस्टमेंट ऑफ द विड्रॉवल, ठीक है। इसमें ये बताया गया है अगर कोई भी, ये देखो ये NPST प्रॉपर वेरीफाई करेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पहले कोई ऐसी पार्शल विड्रॉल तो नहीं ली हुई, ठीक है। अगर ली हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका उनका प्रोपोर्शनेटली उनका जो पे आउट है रिड्यूस हो जाएगा। द एश्योर्ड पे आउट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पेंशन फंड थ्रू सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी विद इन्फॉर्मेशन टू द UPS सब्सक्राइबर, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो पे आउट की इन्फॉर्मेशन है ना, पेंशन फंड को दी जाएगी, ठीक है। किसके थ्रू दी जाएगी, CRA के थ्रू दी जाएगी, ठीक है। विद साथ ही साथ CRA क्या करेगा, UPS जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ये इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। ऑथराइजिंग द कमेंसमेंट ऑफ एश्योर्ड पेयर फ्रॉम द पूल कॉर्पस, ठीक है, पोस्ट ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस टू द बैंक अकाउंट ऑफ द, ठीक है। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें होता क्या है। देखो जो हमने कॉर्पस की बात करी थी ना, कॉर्पस दो टाइप का कॉर्पस था हमारा, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस, ठीक है, एक बेंचमार्क कॉर्पस का कंसेप्ट था, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमने बात की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ना, वो अपनी ऑथराइजेशन देगा कि मेरा पैसा इंडिविजुअल कॉर्पस में से निकाल के पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। अब जो भी विड्रॉल होगी ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, पूल कॉर्पस के थ्रू ही होगी,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई भी पेमेंट की बात हो रही है, जैसे लमसम पेमेंट की बात हो रही है या पार्शियल विड्रॉल की बात हो रही है, वो तो इंडिविजुअल कॉर्पस से निकलेगा, ठीक है। जो आगे अश्योर्ड पे आउट की बात हो रही है ना, वो पूल कॉर्पस के थ्रू ही निकलेगी। अब देखो रिटायरमेंट के बाद जो आपने ऑथराइजेशन देती तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉर्पस का सारा पैसा तो पूल कॉर्पस में चला गया ना। अब जो फर्दर जो पे आउट दिया जाएगा वो पूल कॉर्पस के थ्रू ही दिया जाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन CRA shall intimate to the pension fund to effect redemption from the pool corpus for payment of assured payout। अब देखो CRA बताएगा कि ठीक है, पेंशन फंड, देखो जो ये पेंशन फंड का काम हमने देखा था ना, वो मेनली क्या होता है, आपका पैसा जो भी आपका पैसा है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उस पर जो भी आपको पे आउट दिया जाएगा ना, वो किसके थ्रू दिया जाएगा, वो पेंशन फंड्स के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। पेंशन फंड वो पैसा देंगे जो CRA उनको देने के लिए कहेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड एम्प्लॉय अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। जो देखो इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो एम्प्लॉय सुपर एनुएट हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं NPS के अगर समय में, अगर नेशनल पेंशन सिस्टम के समय में हो चुके हैं, उनके पेमेंट को लेकर क्या क्या कुछ होगा इसमें दिया गया है, ये ध्यान से सुनना। ये यूजफुल उन एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा जो रिटायर हो चुके हैं NPS के अंडर, ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनना। द बेनिफिट्स अंडर द UPS फॉर द एम्प्लॉय कवर्ड अंडर क्लॉज C ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 3 शैल बी पेबल अपॉन सबमिशन ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम दिस। इसमें जो देखो, इसमें जो हमने पहले रेगुलेशन में, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के सब रेगुलेशन में ये पढ़ा था कि जो रिटायर हो चुके हैं उन पे कैसे होगा। आगे है द नोडल ऑफिसर अपॉन रिसीट ऑफ द, देखो एप्लीकेशन हमने बात की थी, देखो इसमें तो बताया गया है कि जो रिटायर हो चुके हैं वो एक परफॉर्मा देंगे, परफॉर्मा इसमें बताया गया है, ठीक है। जो ये परफॉर्मा है कौन लेगा, नोडल ऑफिसर लेगा। शेल इशू अ UPS पे आउट। अब देखो परफॉर्मा लेने के बाद मीन्स जो भी रिक्वेस्ट आई है एप्लीकेंट के थ्रू, वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ये UPS पे ऑर्डर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे ऑर्डर इशू कर देंगे आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 6 में जो हमने पहले बात की थी उसके अकॉर्डिंगली सारी तो चेक करते हुए इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर दिस चैप्टर फॉर विच द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंड विच द इंफॉर्मेशन शेल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। अब सारा परफॉर्मा तैयार कर देंगे, ठीक है। तैयार करने के बाद क्या होगा, द मंथली टॉप अप अमाउंट, एक टॉप अप अमाउंट, ठीक है, amount shall be the difference of the assured payout receivable under the regulation 8 and the applicable representative annuity, applicable representative annuity calculated for each employee, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ये पे आउट ऑर्डर इशू होगा ना, इशू होने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ठीक है। देखो जो NPS के अकॉर्डिंग जो रिटायर हो चुके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनको एक आपको पता होगा रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी मिलती है, ठीक है। एन्युटी जो आपका पैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न्स दी जाती हैं, इसको एन्युटी कहते हैं, ठीक है। जो एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है ना, जो प्री कैलकुलेटेड होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी, ठीक है। और जो ये अमाउंट होगी, ठीक है। अब और अगर आप इसको UPS के अकॉर्डिंग देखें तो आपको एक अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, ठीक है। अब जो क्या होगा, अश्योर्ड पे आउट की भी एक वैल्यू होगी और आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी की भी एक वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस होगा ना, उस ये डिफरेंस आपको टॉप अप के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा द कंप्यूटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी शेल बी बेस्ड ऑन द एन्युटी रेट एप्लीकेबल। अब देखो इसके बारे में बताया गया है, जो एन्युटी का रेट है जो एप्लीकेबल चलता होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यूटिलाइजिंग द 100% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस, ठीक है। जो ये मतलब एन्युटी का कंप्यूटेशन कैलकुलेशन की जाएगी ना, वो उस प्रकार से की जाएगी कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 100% है। मीन्स आइडल सिचुएशन आप देखेंगे एट द टाइम रिटायरमेंट, जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस था विदाउट एनी विड्रॉवल को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली इन्विटी की वैल्यू डिफाइन की जाएगी, ठीक है। आगे है हमारा प्लस पार्शियल विड्रॉल इफ एनी, अगर उसमें कोई भी पार्शियल विड्रॉल की गई है इंडिविजुअल कॉर्पस में, ठीक है, जो की गई थी उसके अकॉर्डिंगली भी आपको उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो ये बनाया जाएगा, ठीक है।
आगे है हमारा, द रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट शेल बी डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी डिटरमाइंड ऑन फैक्टर सच एज ज्वाइंट लाइफ विदाउट रिटर्न टू द परचेज प्राइस, ठीक है। आगे है एप्लीकेबल एन्युटी रेट ऑन सच एन्युटी पॉलिसी ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। देखो इसमें ये बताया गया है ज्वाइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ द परचेज प्राइस। इसमें ये है कि जो भी जिस फैक्टर से ये निकलेगा ना, उस फैक्टर में ये ध्यान में रखना होता है कि जॉइंट लाइफ, देखो जो ये टॉप अप अमाउंट दी जाएगी, ठीक है, ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाएगी, ठीक है, या फिर उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को दी जाएगी। अगर इन केस उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, वाइफ या हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद किसी को भी इसकी पेमेंट नहीं होगी। इसमें ये बताया गया है, देखो ज्वाइंट लाइफ एम्प्लॉई और स्पाउस विदाउट रिटर्न टू द परचेज प्राइस, उसके बाद में किसी को नहीं पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। आगे है हमारा, द नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट शेल वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट द यूपीएस पे ऑर्डर। जो एनपीएसटी होगा, यूपीएस पे ऑर्डर को ऑथेंटिकेट करेगा, और उसके बाद विच शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पेंशन फंड थ्रू सीआरए, ठीक है। तो इसके बाद ये सीआरए को देंगे, सीआरए ये पेंशन फंड को दे देंगे, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा ही कुछ बताया गया है, इसमें ज़्यादा खास नहीं है, बातें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। फॉर दिस रेगुलेशन एप्लीकेबल डेयर रिलीफ शेल बी कैलकुलेटेड, इसके अकॉर्डिंगली डीआर को भी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, ऑन द एश्योर्ड पे आउट इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी, ठीक है। इसके आप जो ये आपका टॉप अप होगा ना, उसके साथ आपको डीआर भी दिया जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और सब्सक्राइबर हु इज ऑलरेडी रिसीविंग एन्युटी अंडर एनपीएस शेल कंटिन्यू टू रिसीव सच अमाउंट, द मंथली टॉप अप अंडर यूपीएस इज इफ एनी इंक्लूडिंग एरियर देयर ऑन पीपीएफ रेट के हिसाब से शेल बी पेड आउट ऑफ द पूल कॉर्पस एज कंटेंट इन द यूपीएस पे आउट ऑर्डर, ठीक है। अब देखो इसमें ये बताया गया है, जो एनपीएस के अकॉर्डिंग एन्युटी आपको मिल रही है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं उनको कुछ एन्युटी मिल रही है ना, वो तो मिलती ही रहेगी। उसके अलावा आपको एक टॉप अप दिया जाएगा। अगर आपने यूपीएस एक समय में, पर्टिकुलर समय में आपने अडॉप्ट कर ली, ठीक है, उसके बाद आपको एक टॉप अप दिया जाएगा, अगर बनता होगा टॉप अप तभी दिया जाएगा, ठीक है। और उसका एरियर, ठीक है, उसका एरियर पीपीएफ के रेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आगे है फाइलिंग ऑफ क्लेम बाय द एलिजिबल एम्प्लॉय सुपर एनुएटिंग और रिटायरिंग एज द केस मे बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। जो कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाला है, उनको क्या क्या फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, एवरी हेड ऑफ उसके रिगार्डिंग में बताया गया है, वो उसका प्रोसेस प्रॉपर कैसा रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात बताई गई है, एवरी हेड ऑफ ऑफिस शेल हैव अ लिस्ट प्रिपेयर्ड एवरी 3 मंथ, ठीक है। वो हर 3 महीने में एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, हर साल में, ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में के रिस्पेक्ट में जिनकी रिटायरमेंट नेक्स्ट 12 और 15 महीने के अंदर अंदर हो रही है, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उनकी उन्हीं उन्हीं की करेंगे ना जिन्होंने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। अ कॉपी ऑफ सच लिस्ट एज स्पेसिफाइड इन द, इसमें जो ये लिस्ट की बात हो रही थी ना, उसकी एक कॉपी वो क्या करेंगे, पीएओ को भेज देंगे। वो अगर जनवरी की लिस्ट है तो 31 जनवरी से, और देखो उस महीने की लास्ट डेट से पहले पहले तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई Every central government employee shall 6 months prior to the date on which he is due to retire or superannuate, or on the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement, ठीक है, without whichever is earlier, submit to the head of office duly filled claim form as specified along with the document mentioned in such form, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो 6 मंथ रिटायरमेंट के 6 मंथ पहले उनको एक परफॉर्मा जो इसमें शेड्यूल में दिया गया है वो भर के देना पड़ेगा हेड ऑफ ऑफिस को, ठीक है, और उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। द सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी शेल जनरेट क्लेम आईडी, जो सीआरए होंगे इसके अकॉर्डिंगली एक क्लेम आईडी जनरेट कर देंगे, एंड इन्फॉर्म नोडल ऑफिसर that is the pay and account officer or the check drawing and disbursing officer 6 months before the date of retirement of central government employee who is due to superannuate, ठीक है, in the next 6 month। अब ये एक मतलब एक तरह से आईडी क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उस आईडी की इंफॉर्मेशन वो पीएओ को बता देंगे, ठीक है। 6 महीने पहले ही ये आईडी क्रिएट हो जाएगी। द हेड ऑफ ऑफिस शैल कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन
of his part and forward the same to the pay and account officer through the DDO along with claim form. The head officer shall remain a copy of each of the form document provided by him to the PAO. ठीक है, अब देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफ ऑफिस क्या करेंगे, जो उनके पार्ट पे है उसको PAO को ट्रांसफ़र करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, DDO को। ठीक है, मीन्स क्या, हेड ऑफ ऑफिस होंगे, DDO को एक कॉपी भेजेंगे, DDO फर्दर PAO को एक भेज देंगे। ठीक है, आगे है हमारा द PAO शेल रिकॉर्ड द टोटल कॉर्पस लेइंग इन द इंडिविजुअल प्राण ऑफ द सुपरएनुइटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिटायरिंग मंथ। नो कंट्रीब्यूशन विल बी मेड इनटू द यूपीएस प्राण ऑफ द सब्सक्राइबर देयर आफ्टर। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल टोटल कॉर्पस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद के समय उसके बाद तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं की जा सकती इसमें, उसके बारे में बताया गया है। The PAO through the Central Recording Agency shall record in if the total corpus in the individual UPS is greater than or equal to or less than benchmark corpus। अगर है, देखो कोई भी डिफरेंस आता है उनको वो ये इन्फॉर्म करेंगे। Central government employee shall be entitled to withdraw any excess corpus over and above the benchmark corpus in case the individual corpus is lesser than benchmark. The government shall have an option to arrange for the additional contribution of the matter। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक रिप्लेनिश करने का मौका दिया जाएगा। Based on the verification of the pay and account officer shall issue a pay order as per the format। ठीक है, जो भी हेड ऑफ ऑफिस डिटेल्स देंगे। ठीक है, द पे एंड अकाउंट ऑफिसर जो होंगे शैल इशू यूपीएस पे ऑर्डर इशू करेंगे इस परफॉर्मा जिस जो कि इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे। द यूपीएस पे ऑर्डर शैल आल्सो स्पेसिफाई द एश्योर्ड लमसम पे अमाउंट टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन लिबरल क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, एक लमसम अमाउंट के बारे में भी उसमें जिक्र होगा। ठीक है, इस पे ऑर्डर में उसकी क्वालिफाइंग सर्विसेज को लेकर। द यूपीएस पे आउट शैल बी ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर पासिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू द पेंशन फंड फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट इन द ट्रस्टी बैंक एंड सेट अप द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर एश्योर्ड पे आउट एज स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशन ऑन द रिसीट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस द लमसम पेमेंट ऑफ द एश्योर्ड पे आउट। The trustee bank shall transfer the same into the registered bank account of the superannuated and the retired central government employee or the legally wedded spouse of the case may be। अब देखो इसमें ये बताया गया है जो ये पे आउट ऑर्डर होगा ना वो सीआरए को भेजा जाएगा, उसमें सभी डिटेल्स होंगी। मीन्स एक तरह से ऑथराइजेशन लेटर हो गया ना, वो इस लेटर को यूज़ करके वो क्या करेंगे, ट्रस्टी बैंक को ऑथराइज कर देंगे कि फर्दर जो भी पेमेंट हो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। The instructions of the DR shall be issued to the Central Recording Agency and Pension Fund to release for release of revised DR to the Central Government employee। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि DR कितना देना है। फाइलिंग ऑफ क्लेम बाय द एलिजिबल एम्प्लॉय सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड एज द केस में बी बिफोर अंडा। अब इससे पहले हमने बात की थी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद के रिस्पेक्ट में थे। अब हम बात करेंगे जो 1 अप्रैल 2025 में से पहले रिटायर हो चुके या हो जाएंगे। ठीक है, वो अपना क्लेम केस कैसे देंगे। ठीक है, अब इसमें है एवरी सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लीगली वेरिड स्पाउस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबमिट। वो कौन सा फॉर्म देंगे, B1 B2 फॉर्म देंगे। किसको देंगे, हेड ऑफ ऑफिस को देंगे। एक टाइम के बीच बीच में ही उनको देना पड़ेगा। द हेड ऑफ ऑफिस फर्दर क्या करेंगे, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे एंड फॉरवर्ड द सेम टू द PO। वो फॉर्म कंप्लीट करने के बाद PAO को वो भेज देंगे, किसके थ्रू भेजेंगे, DDO के थ्रू भेजेंगे वो। ठीक है, उसकी एक कॉपी हेड ऑफ ऑफिस अपने पास रिटेन करके रख लेंगे बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर डिटेल बाय द हेड ऑफ ऑफिस। अब देखो जो डिटेल्स हेड ऑफ ऑफिस ने भेजी हैं PAO को DDO के जरिए। ठीक है, PAO क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक UPS पे ऑर्डर इशू कर देंगे एज पर फॉर्म C1 एंड C2। ठीक है, फॉर्म C1 C2 में जो परफॉर्मा है इसको पे आउट है उसको उसका ये परफॉर्मा है वो तैयार हो जाएगा। आगे है हमारा द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट शैल वेरीफाई द एंड मैच द डिटेल इन द सिस्टम एज स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशन। उसके बाद क्या होगा, जो NPST होगा ना उसको फर्दर इसमें प्रॉपर अपनी वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो और सभी जो डिटेल्स हैं जो डिटेल्स आगे भरी गई हैं ना C1 C2 फॉर्म में उसको प्रॉपर चेक करेगा। सच ऑर्डर शैल बी ट्रांसमिटेड टू CRA। ठीक है, for passing on the instruction to the pension fund for making lump sum payment in the trustee bank account and set up a standard instruction for monthly payment as specified under this regulation। अब देखो ये था, अब
अब इसके बाद जो एनपीएसटी ने सारा जो ये फॉर्म परफॉर्मा आया था F1 F2 का पीएओ के ज़रिए आया था, जिसको हम पे ऑर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसको प्रॉपर वेरीफ़ाई करने के बाद वो ये सीआरए को भेज देंगे। सी मतलब एक तरह से ये अप्रूवल लेटर हो गया। सीआरए फर्दर क्या करेगा, इसको ट्रस्टी बैंक को कह देगा कि आप ये अमाउंट निकाल के कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है?